नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियंचन में आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओ पहुंचे। प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। अंतिम संस्कार आज वर्ली में किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय उद्योगों से अपना दायरा बढ़ाने का आह्वान किया। दुर्गा पूजा उत्सव पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन में किरण जॉर्ज और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगे और शारजाह में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप बी में बांग्लादेश का सामना वेस्टइंडीज से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ की 2 दिन की यात्रा पर वियंचन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आसियान देशों के साथ भारत के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। लाओ के गृहमंत्री विलय वोंगे बौद्धाखाम ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मिले। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री में लाओ में रामायण की प्रस्तुति फलक फलम या फरा लग फराराम का अवलोकन किया। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री वियंचन में 21वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी सदस्य देशों तथा भागीदार देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उनका वियंचन में 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रस्थान से पहले श्री मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे आसियान नेताओं के साथ समग्र सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा सहयोग की दिशा में भावी रूपरेखा तैयार करने संबंधी बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी एशिया सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाओ सहित इस क्षेत्र के साथ भारत के घनिष्ठ सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध है। उन्होंने कहा कि इन संबंधों को बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत से बल मिला है। उन्होंने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लाओ के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकों को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यात्रा से आसियान देशों के साथ उनके संबंध और सुदृढ़ होंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन और इनसे संबंधित अन्य बैठकें कल लाओ की राजधानी वियंचन में शुरू हो गई हैं। उद्घाटन सत्र में लाओ के राष्ट्रपति थामलोन सिसोलिथ ने आसियान देशों का शांति, स्थिरता और सतत विकास के साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करने का आह्वान किया। लाओ की अध्यक्षता में आयोजित आसियान सम्मेलन के साथ ही 27वां आसियान चीन सम्मेलन और भारत आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जाने-माने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई में लोगों का तांता लगा हुआ है। उनका 86 वर्ष की उम्र में कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। रतन टाटा का पार्थिव शरीर शाम 4:30 बजे तक राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में रखा जाएगा। वर्ली स्थित शमशान घाट पर शाम को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक रिपोर्ट। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आज हजारों लोग रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला जैसे गणमान्य लोगों ने रतन टाटा के अंतिम दर्शन लिए। छोटे बड़े सभी, जिनमें प्रमुख रूप से टाटा समूह के कर्मचारी शामिल हैं, रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज शाम वर्ली में किया जाएगा। टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रतन टाटा ने कल 86 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र सरकार ने आज शोक दिवस घोषित किया है और सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने श्री रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने रतन टाटा के छोटे भाई नवल टाटा से बात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने उद्योगों से उनका स्तर और आकार बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 119वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के उद्योगों को बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें वैश्विक बनना होगा। उन्होंने कहा कि इस सपने को साकार करने के लिए चैम्बर्स और उद्योगों को एक साथ आने की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2000 से अधिक पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर कंपनी अधिनियम में सुधार किया है और 39,000 से अधिक नियमों के अनुपालन को आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अगले 25 वर्ष में भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का दृष्टिकोण, अनुभव और प्रतिबद्धता है। मित्रों, हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो। गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक निर्णायक वर्ष है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी 23 वर्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार के बिना नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। स्थिरता ही है जो नीतियों में भी सातत्य लाती है, स्थिरता ही है जो विचारों में भी सातत्य लाती है और स्थिरता ही है जो विकास में भी सातत्य लाती है। उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री शाह ने कहा कि रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि श्री टाटा न केवल भारत बल्कि विश्व के सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे। श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने देश में एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री वैष्णव ने एक लेख में कहा कि सिनेमा विविधता और साझा भविष्य की कहानियों से एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने का शक्तिशाली माध्यम है। एक रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री ने महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के कथन सिनेमा की भाषा सार्वभौमिक है का उल्लेख करते हुए सिनेमा की विविधता में एकता की क्षमता पर प्रकाश डाला। श्री वैष्णव ने कहा कि जाने माने अभिनेता राज कपूर की सदाबहार फिल्म श्री 420 से लेकर मणिरत्नम की रोजा तक भारतीय फिल्मों ने भाषा से ऊपर उठकर लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने कहा कि गर्म हवा और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में ये भी दर्शाती हैं कि सिनेमा कैसे सामाजिक चुनौतियों का दर्पण बनने के साथ साथ एकता को भी बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि समावेशिता की इस भावना को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के माध्यम से हर साल मनाया जाता है, जहां राष्ट्र फिल्म निर्माण में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं की फिल्मों को भी सम्मानित किया गया, जो भारत की विशाल सांस्कृतिक छवि को दर्शाती है। श्री वैष्णव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना सहित सरकार की अन्य पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर प्रमुख स्थान दिलाना है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। केंद्र सरकार ने आज राज्य सरकारों के लिए 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर राशि जारी की। वित्त मंत्रालय के अनुसार आगामी त्योहारों और राज्यों के पूंजीगत व्यय में तेजी लाने तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रिम किस्त जारी की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पुद्दुचेरी के हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है।
अभिकरण ने बताया कि उन्होंने राज्य के हिज़्ब उत तहरीर के सरगना फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया है। हमीद हुसैन और उसके कई सहयोगियों ने चेन्नई में राष्ट्र विरोधी विचारों को बढ़ावा देते हुए अलगाववादी विचारधारा फैलाने की साजिश रची थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूरे देश में दुर्गा पूजा का उत्सव धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा समारोह में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मां दुर्गा की पूजा करने के लिए राज्य भर के पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त जुट रहे हैं। एक रिपोर्ट। आज दुर्गा पूजा की सप्तमी है। पूरे पश्चिम बंगाल में लोग पंडाल परिक्रमा में व्यस्त हैं। कोलकाता में अधिकारियों द्वारा विशेष बस और ट्रेन सेवाएं चलाई जा रही हैं। पूजा पंडालों और आसपास के स्थानों को लाइटों से सजाया गया है। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। असम में इस वर्ष 4000 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूजा समितियों ने विभिन्न विषयों के आधार पर लोगों के बीच रचनात्मक संदेशों का प्रसार करने के लिए अस्थायी दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किए हैं। असम में दुर्गा पूजा समितियों ने पूजा पंडालों के निर्माण के दौरान विभिन्न विषय को दर्शाया है, जिसमें हाल ही में असमिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना, हड़प्पा सभ्यता और जगन्नाथ मंदिर आदि शामिल है। सिर्फ गुवाहाटी शहर में ही 400 से अधिक पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें से बेलतोला, लताशील आदि शामिल है। आज सुबह से ही भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा मंडपों में उमड़ पड़ा है। आकर्षक आलोक व्यवस्था और संगीत के साथ पूरे ही वातावरण को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। पूजा समितियों द्वारा साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आज गुवाहाटी शहर के कई पूजा पंडालों का दौरा किया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की। उन्होंने देवी महागौरी से सभी भक्तों की भलाई की कामना की। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कल रात दुबई में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 82 रनों से हराकर विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। एक रिपोर्ट। पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 77 गेंद में 98 रन जोड़े। शेफाली ने 40 गेंद पर 43 रन बनाए और स्मृति ने 38 गेंद पर 50 रन की पारी खेली। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंद में 52 रन बनाकर भारत को 172 रन की मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। 173 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से कविशा दिल्हारी ने सर्वाधिक 21 रन बनाए। भारत की ओर से गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने 3-3 विकेट लिए। रेणुका सिंह ठाकुर ने 2 विकेट झटके। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ग्रुप ए में रन रेट के मामले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से ऊपर चली गई है। इस हार के साथ ही श्रीलंका आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। भारत का अंतिम मुकाबला 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश का मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शारजाह में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फिनलैंड के वांटा में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किरण ने कल विश्व के 25वें नंबर के खिलाड़ी ताइवान के वांग जू वी को सीधे सेटों में 23-21 और 21-18 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में आज उनका मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। लक्ष्य सेन विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता ताइवान के छोउ तिन छेन के साथ खेलेंगे। डेनमार्क के रॉसमुस जैम के द्वारा वॉकओवर दिए जाने के बाद लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर में पहुंचे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियंचन में आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओ पहुंचे। प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। अंतिम संस्कार आज वर्ली में किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय उद्योगों से अपना दायरा बढ़ाने का आह्वान किया। दुर्गा पूजा उत्सव पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन में किरण जॉर्ज और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगे और शारजाह में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप बी में बांग्लादेश का सामना वेस्टइंडीज से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।